नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 यूनिट नंबर 1 के टॉपिक 1.3 और 1.4 पर ये लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है वो टॉपिक 1.2 कंसिस्ट करता था, तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में टॉपिक 1.3 को देखते हैं और टाइम रहा तो 1.4 को भी देखेंगे हम। और इसके बाद हम हो सकता है तो एक दो न्यूमेरिकल एज एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, जिसे आपके सिलेबस में रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन भी लिखा हुआ है, रेटिंग के नाम से इंडिकेट किया, तो कंफ्यूज नहीं हुई है। जो यूनिट है वही रेटिंग है, ठीक है। किस तरीके से आप उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वही रेटिंग कहलाता है। तो आप उसको यूनिट्स भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो रेफ्रिजरेशन की जो मेन यूनिट है वो है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको कैपिटल TR से डिनोट करते हैं, कैपिटल TR से दिखाते हैं। 1 TR जो है वो दैट इज इक्वल्स टू 3.5 किलोवाट, ठीक है। 3.5 किलोवाट है और 3.5 किलोवाट को आप कन्वर्ट करोगे किलो जूल पर मिनट। आपको पता है कि किलोवाट होता है किलो वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। तो जूल पर सेकंड को जूल पर मिनट में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 210 मिल जाएगा 3.5 से, और वो इक्वल है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट देख के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू निकाली है 1 TR की, वो कहाँ से निकाली, वो निकाली है इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको भूलना नहीं है, और इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। पहले आप इसको समझिए, फिर इसको याद करिए, और इसको याद करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको निकालने में, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर at 0 degree centigrade in order to convert it into equivalent ice at 0 degree centigrade in 24 hours। इसके कहने का मतलब है ये वो अमाउंट है हीट की जिसकी जरूरत हमें है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 टन वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो 1 टन वाटर है, उस वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आइस बनाने के लिए 24 घंटे में जितनी हीट निकाली जाती है, ठीक है। 24 घंटे में आपको कन्वर्ट करना है 1 टन वाटर को, ठीक है। तो 1 टन वाटर को 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो 1 टन वाटर है उसको 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बनाने के लिए जितनी हीट निकाली जा सकती है वो है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिए टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि फेज चेंज हो रहा है, वाटर से आइस में बदल रहा है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट हो गई है, और वाटर जो है उसकी क्वांटिटी 1 टन और टाइम जो है आपका 24 आवर्स है, ठीक है। तो लेटेंट हीट आप वाटर की रख के और जब इस हीट को निकालते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो आपकी वैल्यू आती है 3.5 किलोवाट। अगर हो सका तो मैं आपको ये डिराइव करना भी सिखा दूंगी आगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए, और कई बार आपसे पूछी भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो आपकी एफिशिएंसी दिखाता है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ठीक है। इसको और डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या पर्पज है, उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो होता है डिजायर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। डिजायर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब आपको कूलिंग चाहिए रेफ्रिजरेटिंग मशीन में, या हीट पंप के थ्रू हीटिंग चाहिए। दोनों ही केस में आप COP निकालते हैं,
एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, एफिशिएंसी इंजन की निकाली जाती है। कूलिंग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, चाहे वो हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटिंग मशीन हो, वहाँ सीओपी से हम एफिशिएंसी दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो डिजायर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, अगर रेफ्रिजरेंट मशीन है तो वहाँ कूलिंग होगा, और हीट पंप है तो वहाँ पे हीटिंग होगा, ठीक है। तो जो भी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम यहाँ रख सकते हैं। और वर्क स्पेंड इन प्रोड्यूसिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो मशीन पे काम दिया जाता है वो यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो उसको भूलेंगे नहीं, नेट डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क, ठीक है। It is defined as the ratio of desired effect to the work input, or it is defined as the ratio of refrigeration effect to the work input. Clear? और जो COP जो है वो हमेशा एक से ज्यादा आएगी, ठीक है। क्यों आएगी वो भी देख लेते हैं। तो COP इससे पहले हम निकालना देख लेते हैं हीट पंप की भी और रेफ्रिजरेटिंग मशीन की भी। तो आपको पता है कि आप जनरली आप एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन को इस तरीके से, मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम पे पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था कि इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो Q लोअर हीट है, बॉडी TL टेम्परेचर पे है, वर्क दे रहे हो आप W, Q हायर जो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं TH टेम्परेचर की बॉडी पर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर रेफ्रिजरेशन है तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो क्या है, TL, ठीक है। टेम्परेचर TL पे अगर आपको मेंटेन करना है तो वो क्या होगी, रेफ्रिजरेटिंग मशीन। और अगर आपको टेम्परेचर TH पे, मतलब हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है तो वो हीट पंप है, सिंपल सी बात है। लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करना है तो वो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, और हायर टेम्परेचर पे आपको मेंटेन करना है तो वो हीट पंप है। क्लियर? आपको दोनों के बीच का फर्क पता ही है, मैंने पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। मैं आपको ड्रॉ करके सिंपली आपको कंपैरिजन करके बता चुकी हूँ। तो पहले COP ऑफ हीट पंप निकाल लेते तो डिजायर्ड इफेक्ट जो है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट बाय W इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट जो है आपका वो यहाँ पे है QH, तो QH बाय W इनपुट, ठीक है। और आपको पता है कि आप यहाँ से अगर एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिख सकते हो QL प्लस W इक्वल्स टू QH, ठीक है। QL प्लस W इज इक्वल्स टू QH। दो इनपुट का जो जोड़ है वो आउटपुट के जोड़ के बराबर होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ से मैं W इनपुट को निकाल सकती हूँ। W इनपुट क्या हो जाएगा, QH माइनस QL। QL को इधर भेज दूंगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो QH माइनस QL। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू QH बाय QH माइनस QL, ठीक है। ये आपकी आ गई COP ऑफ हीट पंप। अब और अगर आपको पता है कि आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से आप हीट को यहाँ टेम्परेचर की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों हीट की टर्म्स हैं, तो बाकी चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन की निकालोगे तो आप डिजायर्ड इफेक्ट बाय W इनपुट। और आपको पता है कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन में डिजायर्ड इफेक्ट जो है आपका वो क्या होता है, लोअर टेम्परेचर, तो Q, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पे जो हीट है तो आप उसको हीट की फॉर्म में लिख सकते हैं QL बाय QH माइनस QL, और इस पर टेम्परेचर की टर्म में लिख सकते हैं आप TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो COP ऑफ हीट पंप TH बाय TH माइनस TL, और COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, ठीक है। इसको याद रखिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप भी देख लेते हैं COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो थी TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, और 1 प्लस ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में कर दूँ तो यहाँ पे TL बाय TH माइनस TL प्लस 1 कर दूँ। प्लस 1 करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐड करना जानते ही हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा TH बाय TH माइनस TL। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इतना छोटा सा डेरिवेशन है और ये आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है। तो इस डेरिवेशन को डिराइव करने से पहले आप डायग्राम बना के COP निकालना बता देंगे कि
रेफ्रिजरेशन की सीओपी कैसे निकालते हैं और हीट पंप की सीओपी कैसे निकालते हैं और कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आया। तो ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेफ्रिजरेशन की सीओपी में अगर एक जोड़ दोगे आप तो आपको हीट पंप की सीओपी मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है। वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर यूनिट्स, ये ध्यान रखना, ये तभी होगा जब दोनों की, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, ये केल्विन में तो वो भी केल्विन में। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। और जो मैं आपको बता रही थी कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हमेशा ज़्यादा क्यों आती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए एक से ज़्यादा क्यों आती है, क्योंकि टीएल जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा, इसलिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हमेशा क्या आएगी, एक से ज़्यादा ही आएगी। क्लियर? अच्छा, रिलेटिव सीओपी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल सीओपी टू द थ्योरेटिकल सीओपी। ठीक है, एक्चुअल सीओपी क्या होता है? मशीन में जब भी आप प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं एनर्जी के, इसकी वजह से एक्चुअल सीओपी कुछ कम आती है, और थ्योरेटिकल जो है वो हमेशा पूरी आती है, इसलिए इन दोनों का रेशियो जो है वो रिलेटिव सीओपी होती है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर, दूसरा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।